नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और गिरिडीह से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पुलिस ने 45 मवेशियों को जब्त किया। डुमरी थाना इलाके में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पशु तस्करों के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की गई और इस छापेमारी में एक कंटेनर से 37 गाय, 8 बैल यहां पर इसमें लाद कर लेकर जाए जा रहे थे। 2 पशु तस्करों को भी पकड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर गिरिडीह से सामने आ रही है, जहां डुमरी थाना इलाके में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई और इसमें 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। आपको बता दें कि एक कंटेनर में ठूस ठूस कर भरे गए 37 गाय और 8 बैलों को ले जाया जा रहा था, जिन्हें पुलिस ने पकड़कर न सिर्फ उन्हें मुक्त कराया बल्कि अब पशु तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर एक्शन लिया जाएगा। और बढ़ते आगे, गिरिडीह से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। राजधनवार में पवन ज्वेलर्स की दुकान के चोरी का मामला, चोरी की घटना जानकारी मिल रही है। दुकानदार ने बताया कि दुकान में जेवर देखने के बहाने ग्राहक बनकर आए और सोने के जेवर से भरा एक बॉक्स ले उड़े। पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और इसके लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है और सीसीटीवी के माध्यम से उनकी पहचान कर उनकी तलाश करने में जुटी हुई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोरों की पहचान कर उन्हें तलाश लिया जाएगा। और ये देखिए तस्वीरें, सीसीटीवी वीडियो जो सामने आए, इसमें चश्मा लगाए हुए, कैप पहने हुए एक शख्स जैकेट में नजर आ रहा है और यही जेवर से भरा हुआ बॉक्स लेकर वहां से गायब हो गया था। गिरिडीह से यह सीसीटीवी वीडियो हैरान कर देने वाला एक सामने आया चोरी का मामला। और साहिबगंज से जुड़े 1250 करोड़ के अवैध खनन के मामले की जांच अब और तेज हो चली है। ईडी की छापेमारी के बाद कड़ियों को जोड़ने का काम शुरू हो गया है और इसी कड़ी में साहिबगंज जिले के कन्हैया खुडानिया सहित 30 लोगों को समन भेज दिया गया, जिनसे 17 जनवरी से पूछताछ शुरू की जाएगी। कन्हैया के घर से 30 बैंक अकाउंट से जुड़े पासबुक्स बरामद किए गए हैं और साथ ही 6 लाख रुपए भी यहां से मिले हुए हैं। जानकारी जो मिली उसके मुताबिक इन पासबुक से करोड़ों रुपए के ट्रांसफर की जानकारी मिल रही है और ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी ओम प्रकाश दे रहे हैं। अवैध खनन मामले को लेकर ईडी के द्वारा 3 जनवरी को छापेमारी की गई थी और उसके बाद से लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। तमाम जो इस मामले में जिन ठिकानों पर छापेमारी हुई थी उन ठिकानों के लोगों को अब जो है वो ईडी के द्वारा लगातार समन किया जा रहा है। इसी फहरिस्त में अब जो नया नाम सामने आया है उसमें कन्हैया खुडानिया का नाम भी शामिल है, जिन्हें कि ईडी की तरफ से जो है वो समन भेजा गया है। 17 तारीख से खुडानिया से अगर कहा जाए तो पूछताछ होगी। वहीं दूसरी तरफ इनके घर से कई बेनामी जो अकाउंट है, जो किराए के बैंक खाते हैं, वो बरामद हुए थे। तो उन 30 जो बेनामी अकाउंट है, जो किराए के अकाउंट हैं, उन खाता धारकों से भी पूछताछ की जाएगी। इसे लेकर समन दिया गया है। जो जानकारी है उसके अनुसार 17 जनवरी से ये पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा और इन जो खाता धारकों के जो खाता मिले हैं, बैंक अकाउंट्स मिले हैं, जो पासबुक मिले हैं, उन तमाम चीज़ों के एनालाइज में ये भी जानकारी मिली है कि इसमें करोड़ों रुपए का हस्तांतरण हुआ है, पैसे इधर से उधर गए हैं। अब उसी को लेकर इन खाता धारकों से पूछताछ होगी कि वो किस तरह से इस पूरे क्रिया में इन्वॉल्व थे, कन्हैया उन्हें किस तरह से अपने साथ मिलाकर रखता था और इसके एवज में उन्हें कितने पैसे मिलते थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर पूछताछ होगी और इसे लेकर जो समन है वो अब तमाम लोगों को दिए जा चुके हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में नया खुलासा क्या कुछ होता है और इसमें किन किन लोगों की मुसीबतें आने वाले दिनों में बढ़ पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और ईडी के समन को बार बार दरकिनार करने को लेकर उन्होंने कहा कि जब राज्य के शीर्ष नेता ही अपने देश की एजेंसी का सम्मान नहीं करेंगे तो ये चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि सीएम को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। मैं पहले से ही कह रहा था कि जो भी एजेंसियां बनी है वो राज्य सरकार या देश की एजेंसियां जो भी है उनका सम्मान, चूँकि हम ही लोग का निर्माण किया हुआ एजेंसी है। इस राज्य को और देश के चलाने में अलग अलग एजेंसियों का गठन हुआ ताकि पारदर्शी रूप से चीज़ों को आकलन किया जा सके और उसकी अपने अपने दायित्व क्षेत्र है। कभी कभी ये आरोप आप पर भी आ सकता है। ये आरोप अगर आप तक आते हैं तो आपको स्पष्ट करना चाहिए, ना कि इससे भागना चाहिए।
और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा। पिछले दिनों हेमंत सोरेन की कैबिनेट में लिए गए फैसले पर बाबूलाल ने कहा कि ईडी को समन भेजने का कानूनी अधिकार है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट में इस तरह का निर्णय लेकर कानून का उल्लंघन किया। बाबूलाल ने हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप भी लगाया है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई 2-3 बातें हैं। एक तो अभी आपने देखा कैबिनेट से उन्होंने निर्णय लिया कि भाई कोई नहीं बुला सकता है सरकारी कर्मचारी को पूछना। भाई ये तो अजीब बात है। क्या कहते हैं इनको, ईडी वालों को कानून में अधिकार उनको प्राप्त है और कानून बनी है पार्लियामेंट से, और उस पार्लियामेंट की कानून को डिसोबे करना और कैबिनेट से निर्णय करके अफसर कैसे हिम्मत कर लेते हैं कि भाई भारत सरकार को लिखते हैं वहाँ पर किस प्रकार की निर्णय हुई, इसकी कीमत तो जो लोग टूल बनते हैं उसको चुकानी पड़ेगी। और झारखंड में इंडी गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर कवायद तेज हो गई है। दिल्ली में जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने सीट बंटवारे पर पहले चरण की बैठक कर ली है, और जबकि आरजेडी और लेफ्ट को फिलहाल नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे आरजेडी और लेफ्ट के नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी पलामू, चतरा, कोडरमा और गोड्डा लोकसभा सीट पर दावा कर रही है, जबकि माले ने स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी हाल में कोडरमा का मैदान छोड़ने वाली नहीं है। हम लोग भी यहाँ दावेदारी 4 सीटों पे है हमारी, लेकिन अंतिम निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, और जेएमएम और कांग्रेस का निर्णय लेने से राष्ट्रीय जनता दल का निर्णय नहीं हुआ। निर्णय तब होगा जब तीनों पार्टी के लोग वहाँ रहेंगे, और जितना महागठबंधन के लोग हैं, जो इंडिया अलायंस हुआ है, सारे लोग रहेंगे तब होगा। अब लोग का पार्ट लेने से क्या होगा? आरजेडी यहाँ नहीं लड़ेगी, वैसी बात तो नहीं है। हम लोग लड़ते रहे हैं, विभिन्न समय में मजबूती से जमीन पर लड़ते रहे हैं। जनता की भी जो आकांक्षा है, कोडरमा जैसे कंस्टिट्यूंसी में अगर लाल झंडा नहीं रहे तो इसका मतलब हो जाएगा कि बीजेपी को एक हरी झंडी दे देना। धनबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मणिपुर से शुरू हुई यात्रा 2 से 3 फरवरी को झारखंड में प्रवेश करेगी। पहले चरण में पाकुड़, दुमका, जामताड़ा और देवघर में यात्रा होगी, वहीं दूसरे चरण में धनबाद में राहुल गांधी यात्रा करेंगे। जन विरोधी सरकार है, तानाशाह सरकार है, जिसको जन कल्याण से मतलब नहीं है, युवाओं से मतलब नहीं है। राहुल गांधी का जो यात्रा है, ये सारे परसेप्शन को लेकर राहुल गांधी निकल रहे हैं और लोगों को बताना चाह रहे हैं कि तुमको डरना। और रांची के आजसू कार्यालय में केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी में शामिल सैकड़ों युवा शक्ति से राज्य को नई दिशा देने के साथ नवनिर्माण के संकल्प को पूरा होने की बात कहते हुए युवा साथियों का आजसू पार्टी में स्वागत किया। वहीं विपक्ष पर जनता को ठगने का आरोप लगाते हुए आजसू पार्टी के नेतृत्व में राज्य में सकारात्मक बदलाव के साथ नई सोच लाने का आश्वासन दिया। हमारे मिलन समारोह में रांची के युवा साथी हमारे सरफराज जी और शाहनवाज जी के नेतृत्व में सैकड़ों नौजवान साथियों ने आज मकर संक्रांति के इस बेला में पार्टी के में आज योगदान दिया है। मैं इनका हार्दिक स्वागत पूरी टीम का करता हूं और उम्मीद करता हूं कि नए साल में ये अपनी ऊर्जा के साथ रांची के अंदर पार्टी की गतिविधियों को तेज करेंगे। और झारखंड के गुमला और लोहरदगा जिले में हाल के दिनों में नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। जगह जगह से आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं, जिसे लेकर अब सुरक्षा बलों ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। प्रकृति की गोद में बसे झारखंड के 2 जिले गुमला और लोहरदगा इन दिनों कराह रहे हैं। माओवादी नक्सलियों ने इलाके में दहशत का माहौल बना रखा है। आए दिन आगजनी की खबरें आती रहती हैं, पर अब आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सुरक्षा बलों ने भी कमर कस ली है। काफी डिटेल रिव्यू इस घटना का किया गया और इसमें एक 15 दिन का लंबा अभियान उस इलाके में चलाया जा रहा है, जिससे कि
इन लोगों को, जो रविंद्र गंजू है या रंथू राव है जो माओवादी हैं, उनकी टीम के विरुद्ध में कार्रवाई की जा सके। 15 लाख के इनामी माओवादी रविंद्र गंजू, रंथू राव और उसके दस्ते के खिलाफ सुरक्षा बल के जवान ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके अनुसार रविंद्र गंजू ने संगठन को मजबूत बनाने के लिए नए लोगों को अपने दस्ते में जोड़ा है। इलाके में प्रभाव जमाने के लिए आगजनी और विस्फोट जैसी वारदातों को अंजाम देकर दहशत का माहौल कायम कर रहा है। पर सुरक्षा बलों ने ठान ली है कि इस बार किसी भी कीमत पर उनके नापाक मंसूबों को सफल नहीं होने देना है। तभी तो ये जवान चप्पे चप्पे पर राज्य के रक्षक बनकर मुस्तैद हैं। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और खबर पाकुड़ से। जिले के बांसलोई नदी के तटवर्ती इलाकों में शाम होते ही बालू का अवैध खनन शुरू हो जाता है। हर रोज दर्जनों ट्रैक्टर्स यहां से बालू लोड कर निकलते हैं। हर एक ट्रैक्टर से बालू लोड करने के बदले 1500 रुपए लिए जाते हैं। न्यूज 18 से बातचीत में बालू माफिया ने आरोप लगाया कि उनसे वसूला गया पैसा पुलिस और प्रशासन के लोगों की जेब में जाता है। जब न्यूज 18 की टीम यहां बांसलोई नदी के बरमसिया घाट पहुंची तो नदी के पास ट्रैक्टर के टायर के निशान और बालू उठाव के सबूत दिखाई दिए। स्थानीय लोगों को जैसे ही पड़ताल की भनक लगी वे हमला करने पर उतारू हो गए, जिसके बाद हमारी टीम को किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। लेकिन पड़ताल से एक बात तो साफ हो गई कि सरकार की नाक के नीचे प्रशासन की मिलीभगत से अवैध बालू खनन का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र निवासी मोमिन अंसारी के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली से नोटिस भेजा है। मोमिन पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी और वीडियोस अपलोड करने का आरोप है। सीबीआई के नोटिस के बाद स्थानीय कोर्ट से सर्च वारंट लेकर आरोपी के घर पर तलाशी ली गई। मामले में 7 साल से कम सजा होने के कारण सीबीआई ने आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली बुलाया है। वहीं जिस मोबाइल से पोर्नोग्राफी अपलोड की गई थी उसे जामताड़ा पुलिस के सहयोग से बरामद कर लिया गया है। सीबीआई मोबाइल को अपने साथ दिल्ली ले गई है, जिसके आधार पर आगे की जांच की जाएगी। तो ये लोग जो पोर्नोग्राफी अपलोड करता है किस टाइप का, मतलब व्यावसायिक करता है कि किसी का जानबूझ करके लोग? इस बारे में तो सीबीआई वालों से ज्यादा बेहतर आप पता कर पाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार रांची को 154वां स्थान मिला है, जो एक चिंता का विषय है। और इस विषय को लेकर इसके पीछे एक बड़ी वजह यह माना जा रहा है कि राजधानी में 3 फ्लाईओवर्स का निर्माण हो रहा है, यानी विकास हो रहा है। लेकिन यह विकास सांस पर भारी पड़ने लगा है। रांची में बन रहे 3 फ्लाईओवर्स के निर्माण कार्य के चलते एयर पॉल्यूशन लेवल काफी बढ़ा हुआ है। निर्माण कार्य के चलते हर तरफ धूल उड़ रही है। इसके अलावा दूसरी बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन वर्क से भी शहर की हवा दूषित हो रही है। निगम ने कंस्ट्रक्शन वर्क को ग्रीन कपड़ों से ढकने का निर्देश भी दिया, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर शहर की हवा में जहर घोला जा रहा है। और इतना ही नहीं, गीला कचरा सूखा कचरा का निपटारा भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग करने के लिए निगम ने पहल शुरू की थी। इसे लेकर झीरी में बायोगैस प्लांट भी बन रहा है, जिसका काम इस वक्त अंतिम चरण में है। रांची हमारा जो रांची से राजधानी है, अनप्लान सिटी है। इसमें निगम काफ़ी प्रयास कर रही है साफ सफाई को लेकर के। फिर भी हम लोग खास करके जो सेग्रीगेशन वाले मामले हैं, गीले कचरे और सूखे कचरे, इसको अलग करेंगे। फिर वाटर जो आपका बॉडीज है उसमें तो कभी हम लोगों ने काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है। और बड़ा तालाब में एसटीपी भी बन रहा है। एसटीपी अभी ट्रायल बेस पे है, उसमें कुछ खामियां हैं, उसको फिर सुधारने के लिए कहा गया। अगर वो ठीक हो जाता है तो बड़ा तालाब पूरा स्वच्छ हो जाएगा। तो हो रही है। और दूसरी बात यह है कि इसमें मैनेजमेंट को चाहिए था, जो काम करवा रहे हैं उनको कम से कम पानी का छिड़काव करवाना चाहिए था, जिससे धूल ना उड़े। और काम तो संतोषजनक हो रहा है। आने वाले दिनों में सभी को परेशानी से निजात मिलेगी। और झारखंड में साइबर ठगों का आतंक लगातार जारी है। 8674 बैंक खातों का इस्तेमाल। साइबर अपराधी की जो ठगी है वो अब करोड़ों की हो चुकी है। दरअसल सीआईडी गंभीर हो चुकी है इन विषयों को लेकर। इन 8500 से अधिक बैंक खातों की सूची की समीक्षा के बाद जो तथ्य सामने आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। सबसे ज्यादा देवघर में साइबर अपराधियों के बैंक खाते मिले।
सीआईडी प्रतिबिंब ऐप के जरिए इन ठगों को पकड़ने में जुटी हुई है। प्रतिबिंब ऐप की बात करें तो इसकी मदद से अब तक साइबर सेल ने 470 अपराधी गिरफ्तार किए हैं, 110 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 1500 सिम कार्ड्स के साथ लाखों की संपत्ति को भी जब्त किया गया है। उन्होंने एक अभियान चलाया I4C के साथ मिलकर के फर्स्ट फेज में, जिसको हमने प्रतिबिंब ऐप का नाम दिया। उसमें हमने ये सारे नंबरों को मैप पे प्रोजेक्ट करके उनको पकड़ना शुरू किया और हमें उससे अप्रत्याशित सफलता मिली है। झारखंड में हमने करीब 470 लोग अरेस्ट किए हैं, करीब 110 एफआईआर किए हैं, करीब 1500 सिम कार्ड बरामद किए हैं और गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, बहुत सारी संपत्ति, लाखों लाख रुपए की संपत्तियाँ हम लोगों ने जब्त की हैं। ये तो पहला फेज़ था। अभी हम इस साइबर क्राइम के अपराध का दूसरा फेज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, पूरे देश में एक सिस्टम है 1930 का, जिसमें अगर कोई व्यक्ति के साथ में साइबर फ्रॉड होता है तो उस पर रिपोर्ट कर सकता है और जिस अकाउंट में उसका पैसा जा रहा है तो वो अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। और गुमला के सिसई प्रखंड में राजकीयकृत उर्दू मध्य विद्यालय का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और छतों से प्लास्टर टूट टूट कर गिर रहे हैं, दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। शहरी क्षेत्र के इकलौते स्कूल होने के चलते 400 बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर यहां पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्कूल की खराब हालत की जानकारी होने के बावजूद विभागीय अधिकारियों ने इसे सुधारने की कोई जहमत नहीं उठाई। बच्चों के माता पिता को अब उनकी सुरक्षा का डर अक्सर बना रहता है। स्कूल की खस्ता हालत होने के बावजूद कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की जा रही। अब ऐसे में अभिभावक आक्रोश में हैं। उर्दू मध्य विद्यालय एक ही है और कहीं बच्चा लोग को भेजने के लिए साधन नहीं है और बच्चा लोग को पढ़ाना यही जरूरी है और बच्चा लोग मतलब आने जाने के लिए डरते हैं कि बच्चा स्कूल मेरा में गिर जाएगा, छत गिर जाएगा, तो हम लोग बच्चा लोग कैसे ही करें भेजेंगे। इसीलिए बच्चा बोलते हैं कि पढ़ने हम लोग नहीं जाएंगे। स्कूल में यहाँ जर्जर भवन की स्थिति है, जैसे 3 रूम यहाँ का है जो गिराने के लिए सरकार को भी बोला गया है। कई बार हम लोग आवेदन भी दिए हैं लेकिन नहीं गिर पाया अभी तक और उसमें हमेशा खतरा बना हुआ होता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ 5 रूम ऐसा है जो कि बरसात के दिन में हमेशा चूते रहता है। और रांची के हरमू मैदान में श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं और यहां आए राम भक्त अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से काफी खुश हैं। भक्तों का यह कहना है कि वे इस पल का कई सालों से इंतजार कर रहे थे। राम भगवान के मंदिर के लिए कई तरह के बलिदान दिए हैं, कई तरह से लोग प्रयास किए हैं, लेकिन बहुत दिनों से प्रयास के बाद ये सफलता जो मिला है केवल मुझे ही नहीं बल्कि हमारे सनातन धर्म के जितने भी धर्म प्रेमियों हैं सबके लिए ये अपार हर्ष की बात है। जब से सुन रहे हैं, जब से हुए बड़े हुए हैं तो भगवान जी का मंदिर बनेगा, बस बन रहा है, खुशी हो रहा है। ये तो प्रश्न ही नहीं हो रहा है, भीतर बहुत खुशी होता है सबको। हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि राम मंदिर बनने वाला है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं। विदेश की जो हमारे उनकी जो थिंकिंग थी इंडिया के लिए कि पॉवर्टी है, गरीबी है, लोग अच्छे से नहीं रहते, वो आज अयोध्या देखे, अयोध्या के एयरपोर्ट देखे, राम मंदिर देखे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वहाँ होटल्स बनेंगे। ये कितनी खुशी की बात है कि देश आगे बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। भगवान राम हमारे जो एक छोटे से कुटिया में थे, अब हमारे राम भगवान महलों में विराजेंगे और वह समय बहुत दूर नहीं है, वह 22 जनवरी ही है। हम सब भारतवासियों के लिए का इंतजार था और अब इंतजार की घड़ी जल्द ही खत्म होने वाली है। 22 जनवरी को जो है भगवान जो है किसी कुटिया में थे और रामलला जो है किसी अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पूरे सनातन धर्म के लिए बहुत गौरव की बात है और हम लोग बहुत खुदकिस्मत है कि हमारी पीढ़ी इस मंदिर का निर्माण होते देखेगी और देख रही है। और रांची में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रांची वासियों में एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और संघ के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। वहीं शहर में शोभा यात्रा निकालकर लोगों से 22 जनवरी के दिन अपने अपने घरों में दिया जलाने की अपील कर रहे हैं। विशेष अवसर को देखते हुए मंदिरों में पूजा पाठ और अनुष्ठान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। अयोध्या श्री राम मंदिर का जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है,
उसका निमंत्रण देने के लिए वहाँ से पूजित अक्षत आए हैं और उसी पूजित अक्षत अमृत कलश यात्रा है। ये हमारी घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के सभी 140 करोड़ देशवासियों को हम निमंत्रित कर रहे हैं। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते दिखा